सत श्री अकाल, राम राम, खमागणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज हम पढ़ रहे हैं पिछले 3 लेक्चर से पृथ्वी की आंतरिक संरचना। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना हमारा चैप्टर है 3rd और ये हम आज पूरा कर लेंगे। तो भूकंप हमने कल कंप्लीट कर लिया था और आज हमें पढ़ना है भूकंप के बाद में हमने पृथ्वी की संरचना भी देखी, जिसमें हमने 3 परतें देखी, भूपर पट्टी, मेंटल और क्रोड, है ना। इन तीनों परतों के बारे में हमने पढ़ लिया। अब क्योंकि हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ रहे हैं तो हम इसमें कुछ ज्वालामुखी से पृथ्वी के अंदर जो स्थल रूप बनाए जाते हैं उनका भी अध्ययन आज करेंगे। तो इसमें वही लिखा गया है कि ज्वालामुखी और ज्वालामुखी से निर्मित स्थल रूप, है ना, क्योंकि ज्वालामुखी से भी हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के भूगर्भ की जानकारी होती है, तो वो भी कुछ हम देख लेते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, आपने अनेक बार ज्वालामुखी के चित्र तो देखे होंगे। ज्वालामुखी वह स्थान है जहां से निकलकर गैस, राख, तरल और चट्टानी पदार्थ लावा पृथ्वी के धरातल पर पहुंचता है। यदि यह पदार्थ कुछ समय पहले ही बाहर आया हो और अभी निकल रहा हो तो यह सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है। और तरल चट्टानी पदार्थ दुर्बलता मंडल से निकलकर धरातल पर पहुंचता है। जब तक यह पदार्थ मेंटल के ऊपरी भाग में है, मैग्मा कहलाता है। और जब यह भूपटल के ऊपर और धरातल या धरातल पर पहुंचता है तो यह क्या कहलाता है, लावा कहलाता है। वह पदार्थ जो धरातल पर पहुंचता है वह लावा प्रवाह है। और लावा के जमे हुए टुकड़ों का मलबा ज्वल खंडाशिम या फिर हम बोले कि प्यूरोक्लास्टिक डेब्रिस, ज्वालामुखी बम, राख, धूलकण और गैसें जैसे कि नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक और कुछ मात्रा में क्लोरीन, हाइड्रोजन और ऑर्गन शामिल होते हैं। तो सबसे पहले तो इसने बताया ज्वालामुखी होता क्या है। इसने देखो एक चित्र भी दिया है, सिंडर शंकु या फिर इस तरह के, मतलब ये तो ज्वालामुखी से जो निर्मित स्थल रूप है उनका चित्र है। हमने देखा है कि कोई भी एक पहाड़ होता है या कुछ भी होता है, उससे मतलब यहाँ से आग की लपटें और बहुत सारे मतलब आग के गोले मान लो, पिघला हुआ लावा मान लो, है ना, ये पृथ्वी के अंदर से बाहर आने लगते हैं। इसे ही ज्वालामुखी कहते हैं। मतलब वो स्थान जहाँ से बाहर आ रहे हैं, क्या क्या बाहर आते हैं, गैस, राख, तरल, मतलब गैस से भी आती है, राख भी आती है, कई बार पानी भी आता है, मतलब लावा जो पिघला हुआ होता है वो भी तरल अवस्था में आता है, चट्टानों के पदार्थ और लावा, ये सब किसके थ्रू आते हैं, ज्वालामुखी के थ्रू पृथ्वी पर पहुंच जाते हैं। अगर यह अभी अभी आया हो, कुछ समय पहले ही आया हो या 2-4 साल के अंतर पर आया हो तो ऐसे ज्वालामुखियों को सक्रिय ज्वालामुखी मतलब एक्टिव वॉल्केनोज कहते हैं। और कल हमने पढ़ा था कि लावा का जो भंडार है वह लावा आता कहाँ से है, एस्थेनोस्फीयर से आता है। हमने कल पढ़ा था ना, एस्थेनोस्फीयर से आता है। और एस्थेनोस्फीयर को हिंदी में बोलते हैं दुर्बलता मंडल। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ज्वालामुखी में लावा है वो कहाँ से, कौन से मंडल से निकल कर आता है, तो वह किससे निकल कर आता है, वह दुर्बलता मंडल से निकल कर आता है। जब तक यह लावा मेंटल के ऊपरी भाग में होता है तब तक मैग्मा कहलाता है और भूपटल में पहुंचते ही यह लावा कहलाता है। मतलब देखो हमने पढ़ा था क्रेस्ट, ये जैसे मान लो क्रेस्ट, ये मेंटल और ये हमारा क्रोड है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जब तक, क्योंकि जो मेंटल का ऊपरी भाग है और हमारा निचला क्रेस्ट है वो ही मिलकर क्या कहलाता है, दुर्बलता मंडल कहलाता था। जब तक ये लावा मेंटल में रहता है तब तक तो वह मैग्मा कहलाता है। क्या कहलाता है, मैग्मा। और जैसे ही यह लावा निकल कर पृथ्वी पर पहुंच जाता है और पृथ्वी पर पहुंचते ही इसी मैग्मा का नाम क्या हो जाता है, लावा हो जाता है। तो आप अलग अलग मत समझना दोनों को। मैग्मा पृथ्वी के अंदर होता है, जैसे पृथ्वी के बाहर आता है तो यह लावा कहलाता है, ठीक है। वह पदार्थ जो धरातल पर पहुंचता है उसमें क्या क्या होते हैं, लावा प्रवाह है, जमे हुए लावा के जमे हुए टुकड़े, है ना, मतलब चट्टानों के टुकड़े वगैरह, आग के गोले वगैरह, जलती हुई चट्टानें, पिघली हुई चट्टानें, बम मतलब चट्टानों के टुकड़े, है ना, राख निकलेगी, धूल कण निकलेंगे, गैसें भी निकलती है ज्वालामुखी का जब उद्गार होता है। और कौन कौन सी गैस निकलती हैं, यह क्वेश्चन भी पूछा गया है कि ज्वालामुखी उद्गार के समय कौन कौन सी गैसें निकलती हैं। तो सबसे ज़्यादा तो नाइट्रोजन और सल्फर निकलती है और कुछ मात्रा में क्लोरीन और हाइड्रोजन भी निकलते हैं और आर्गन भी निकलते हैं। तो नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, हाइड्रोजन और ऑर्गन, है ना। ऑप्शन में पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सी गैस नहीं निकलती या कौन सी निकलती है ना, इस तरह से। ज्वालामुखी उद्गार की प्रवृत्ति धरातल पर विकसित आकृतियों के आधार पर ज्वालामुखियों को वर्गीकृत किया जाता है। और मुख्य प्रकार के ज्वालामुखी अलग अलग हैं या निम्न प्रकार के हैं ना। तो कुछ आधारों पर ज्वालामुखी को विभक्त किया गया है कि मतलब पार्ट्स किए गए हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं शील्ड ज्वालामुखी। बेसाल्ट प्रवाह को छोड़कर पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखियों में शील्ड ज्वालामुखी सबसे विशाल है। हवाई द्वीप के ज्वालामुखी इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। यह मुख्यतः बेसाल्ट से निर्मित होते हैं।
ये शील्ड ज्वालामुखी की फोटो है, देख लो, मतलब शीप के से आकार का होता है, ऊपर से नुकीला टाइप। और हवाई द्वीप के ज्वालामुखी इसके अच्छे उदाहरण हैं जो तरल लावा के ठंडे होने से बनते हैं। यह लावा उद्गार के समय बहुत तरल होता है और इसी कारण इन ज्वालामुखियों का ढाल तीव्र नहीं होता। और यदि किसी तरह का निकास या नालिका के भीतर पानी चला जाता है तो ये ज्वालामुखी विस्फोटक भी हो जाते हैं, अन्यथा ये कम विस्फोटक होते हैं। और इनकी विशेषता, इन ज्वालामुखियों से लावा फव्वारे के रूप में बाहर आता है और निकास पर एक शंकु बनाता है जिसे सिंडर शंकु के रूप में यह विकसित होता है। देखो, एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं, ज्वालामुखी से जब लावा निकलेगा तो वो लावा अगर पतला होगा तो ज्वालामुखी कम डेंजरस होगा, है ना, क्योंकि पतला लावा आराम से धरती में से निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा, इतने ज़्यादा विस्फोट नहीं करेगा। लेकिन अगर लावा बहुत गाढ़ा है और मतलब सघन है तो वो बहुत ही मतलब, क्योंकि एकदम पृथ्वी को उड़ाते हुए बाहर आएगा तो बहुत ही तगड़ा विस्फोट होता है। तो लावा जितना ज़्यादा गाढ़ा होता है ज्वालामुखी उतने ही ज़्यादा विस्फोटक होते हैं, और लावा जितना ज़्यादा पतला होता है ज्वालामुखी उतने ही ज़्यादा कम विस्फोटक होते हैं। ठीक है, तो ये जो शील्ड ज्वालामुखी है ये भी पतले प्रकार के लावा से ही बना हुआ है, क्योंकि इसमें बेसाल्ट पाया जाता है, क्योंकि बेसाल्ट प्रकार के प्रवाह को छोड़कर, तो बेसाल्ट वाला तो होता है जिसमें लावा बहुत गाढ़ा होता है, उसको छोड़ दें तो अन्य प्रकार के ज्वालामुखियों में यह शील्ड ज्वालामुखी सबसे बड़ा ज्वालामुखी होता है, मतलब विशाल आकृति इसकी होती है। ठीक है, हवाई द्वीप, जो अमेरिका का हवाई द्वीप है, वहाँ पे जो ज्वालामुखी पाए जाते हैं वो इसी प्रकार के ज्वालामुखी पाए जाते हैं जो कि शील्ड ज्वालामुखी कहलाते हैं। और ये ज्वालामुखी मुख्यतः बेसाल्ट के बने होते हैं और लावा के ठंडे होने से बनते हैं। मान लो कि यहाँ विस्फोट हुआ और यहाँ से लावा निकला और ये ठंडा होकर ऐसे कीपाकार आकृति में जमता गया, लेकिन क्योंकि लावा पतला होता है तो ऊपर से बिल्कुल कीप भी नहीं बनती, ऐसे आराम से जम जाता है, इधर जम गया, इधर जम गया, इधर जम गया। ठीक है, तो ये लावा तरल होता है, इसलिए ज्वालामुखी का ढाल क्या नहीं होता, तीव्र नहीं होता। और अगर नालिका के भीतर पानी चला जाए, देखो शील्ड ज्वालामुखी की फ़ोटो दे रखी है, और अगर इस तरह से जम जाता है लावा चारों तरफ आकर, लेकिन अगर इस नालिका के भीतर पानी चला जाए कभी तो यह विस्फोटक हो जाता है। मान लो उसी टाइम बारिश आ जाए या फिर कुछ दिनों में बारिश आ जाए, तो क्योंकि ये बहुत गर्म होता है अंदर से, तो तब उस टाइम पे यह ज़्यादा विनाशकारी हो जाता है। इन ज्वालामुखियों पे जो लावा है वो फव्वारे के रूप में बाहर आता है, और फव्वारे के रूप में कब बाहर आएगा, ऑब्वियस सी बात है, जब लावा पतला होगा तभी तो बाहर आएगा फव्वारे के रूप में। ठीक है, और इसका निकास एक शंकु के रूप में, आपने देखा कोन जैसी आकृति बनती है, और इसलिए इसे सिंडर शंकु के रूप में भी यह शंकु विकसित हो जाता है। तो सिंडर शंकु भी इसी से बनता है। अब है मिश्रित ज्वालामुखी, मतलब कंपोजाइट वॉल्केनोज। इन ज्वालामुखियों में बेसाल्ट की अपेक्षा अधिक ठंडे और शान, मतलब गाढ़ा या चिपचिपा लावा उद्गार होते हैं। प्रायः ये ज्वालामुखी भीषण और विस्फोटक होते हैं और इनके इस लावा के साथ भारी मात्रा में ज्वल खंडाशिम और पदार्थ और राख भी धरातल पर पहुंचती है। यह पदार्थ निकास नली। तो देखो, दूसरे प्रकार के जो मिश्रित ज्वालामुखी है उसमें लावा जो होता है बेसाल्ट की अपेक्षा ज़्यादा गाढ़ा होता है, ठंडा होता है। मैंने बोला जितना ज़्यादा ठंडा होता जाएगा, गाढ़ा होता जाएगा, उतना ही ज़्यादा ज्वालामुखी कैसा होता जाएगा, विस्फोटक होता जाएगा। इसलिए ज्वालामुखी ज़्यादा विस्फोटक होते हैं, और इसके उद्गार के साथ में ही ज्वल खंडाशिम, मतलब बहुत सारे पदार्थ यहाँ निकलते हैं। इसमें क्या लिखा है, यह पदार्थ निकास नली के आसपास परतों के रूप में जमा हो जाते हैं, जिसका जमाव मिश्रित ज्वालामुखी के रूप में यह दिखते हैं। तो इस तरह का मिश्रित ज्वालामुखी बनता है कि बहुत सारी चीज़ें इसमें से निकलती है और आसपास जो जमा होती रहती है। यहाँ पे उद्गार हुआ और इससे जो भी चीज़ें निकलती हैं आसपास जमा होती रहती हैं, तो इसलिए इसे मिश्रित ज्वालामुखी कह दिया। अब एक नाम आता है ज्वालामुखी कुंड या काल्डेरा। तो ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी है। आमतौर पर ये इतने विस्फोटक होते हैं कि जब इनमें विस्फोट होता है तो ऊंचा ढांचा बनाने के बजाय स्वयं ही नीचे धंस जाते हैं, और धंसे हुए विध्वंस गृत ही ज्वालामुखी कुंड या फिर काल्डेरा कहलाते हैं। तो इसमें क्या है कि ज्वालामुखी, ये सबसे खतरनाक वाला ज्वालामुखी होता है। काल्डेरा कब बनता है, जब बहुत ही खतरनाक वाला ज्वालामुखी आता है, और मान लो ये कोई पहाड़ है और यहाँ पे ज्वालामुखी आया, इतना खतरनाक और गाढ़ा लावा होता है कि जब यह लावा बाहर निकलता है ना, तो सिर्फ एक मतलब छेद नहीं बनाता, ये पूरे क्षेत्र को ही उड़ा ले जाता है। मतलब पहले ऐसा था पर्वत, लेकिन अब पर्वत का पूरा ऊपरी हिस्सा ही उड़ा ले गया। ठीक है, और मतलब पर्वत ऊंचा होने के बजाय खुद ही नीचे धंस गया, और इस विध्वंस गृत को ही हम क्या कहते हैं, काल्डेरा कहते हैं।
और ये विध्वंसकृत कब बनते हैं? धसे हुए विध्वंसकृत लावा के गिरने से, जो लावा उछलता है एकदम से निकलता है बहुत तेज गति से और फिर नीचे गिरता है, उनसे काल्डेरा बनते हैं। ये प्रैक्टिस दी गई है, आपके लिए नहीं है, बच्चों के लिए है। वही पी और एस तरंगों का छाया क्षेत्र पता लगाने के लिए बोला गया है, जो मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया था, ठीक है। फिर भी करना चाहो तो आप लोग भी कर सकते हो। इनका यह विस्फोट रूप बताता है कि लावा प्रदान करने वाले मैग्मा के भंडार न केवल विशाल है, वरन इनके बहुत पास में स्थित है। इनके द्वारा निर्मित पहाड़ी मिश्रित ज्वालामुखी की तरह ही दिखती है या प्रतीत होती है। तो मतलब ये कह रहा है कि जब इतना विशाल ज्वालामुखी आता है ना, जिनसे काल्डेरा बन जाता है, तो उनसे पता चलता है कि भाई बहुत सारा लावा निकला है। इससे इसका मतलब ये है कि जो लावा का भंडार है वो इसके कहीं एकदम ही पास में है ना भाई। जहाँ पे जो चीज़ ज़्यादा मिलेगी तो हम ज़्यादा नहीं ले आएंगे। वैसे ये कह रहा है कि बहुत पास में इसके स्थान होते हैं, तो ऐसा लगता है कि बहुत पास में ज्वालामुखी के भंडार थे, इसलिए इतना ज़्यादा विस्फोट हुआ। और आकृति जो होती है वो मिश्रित ज्वालामुखी जैसी ही होती है, बस पहाड़ का ऊपर का मुंह जो है वो उड़ा हुआ रहता है, ठीक है। अब है बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र, फ्लड बेसाल्ट प्रोविंसेस। ये ज्वालामुखी अत्यधिक तरल लावा उगलते हैं जो कि बहुत दूर तक बह निकलता है। संसार के कुछ भाग हजारों वर्ग किलोमीटर घने लावा के प्रवाह से ढके हुए हैं। इनमें लावा प्रवाह क्रम अनुसार होता है और कुछ प्रवाह 50 मीटर से भी अधिक मोटे हो जाते हैं। कई बार अकेला प्रवाह सैकड़ों किलोमीटर तक दूर तक फैल जाता है। भारत का दक्कन ट्रैप, जिस पर वर्तमान महाराष्ट्र पठार का ज़्यादातर भाग पाया जाता है, वृहद बेसाल्ट लावा प्रवाह क्षेत्र है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि आज की अपेक्षा आरंभ में एक से अधिक वृहद क्षेत्र इस प्रवाह से ढका था। तो ये कह रहा है कि बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र या फिर बेसाल्ट वाले ज्वालामुखी कौन से होते हैं? जब एक दरार है, किसी पहाड़ से लावा नहीं निकलता, मतलब पृथ्वी के अंदर मानो दरार है और उस दरार में ज्वालामुखी विस्फोट होता है और धीरे धीरे लावा निकलता रहता है और चारों तरफ फैलता रहता है, तो एक विस्तृत भूखंड का निर्माण कर देता है। मतलब पूरा का पूरा पठार बना देता है लावा। जैसे हमारा प्रायद्वीपीय पठार नहीं है, वो लावा निर्मित पठार ही है। तो जहाँ पे बेसाल्ट वाला प्रवाह पाया जाता है, पतला प्रवाह पाया जाता है, वह आराम आराम से लावा निकलता रहता है और एक तरह से धरातल बना देता है। कई बार तो 50 मीटर से भी मोटा धरातल यह बना देता है। तो इसने जो लिखा है वर्तमान में महाराष्ट्र का पठार या फिर हम बोल दें दक्कन का पठार या प्रायद्वीपीय पठार, वो इसी प्रकार से बना हुआ है, ठीक है, इसी प्रकार से बना हुआ है। मध्य महासागरीय कटक का भी हम उदाहरण ले सकते हैं। इन ज्वालामुखी का उद्गार महासागरों में होता है। मध्य महासागरीय कटक एक श्रृंखला है जो 70,000 किलोमीटर से अधिक लंबी है, जो सभी महासागरीय बेसिनों में फैली हुई है। इस कटक के मध्यवर्ती भाग में लगातार उद्गार होता रहता है। तो कई बार ज्वालामुखी जो है वो समुद्र के अंदर भी होते हैं। जैसे हमारा अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर के बीचों बीच एक भ्रंश पाया जाता है। उस भ्रंश में लगातार क्या होता रहता है, मतलब ज्वालामुखी का विस्फोट होता रहता है और नई नई चट्टानों का निर्माण होता रहता है। धीरे धीरे ज्वालामुखी आया, यहाँ पे चट्टानें बन गई, यहाँ पे चट्टानें बन गई, है ना, लावा फैलता जाता है। फिर ज्वालामुखी आया, जो बनी हुई थी वो आगे खिसक गई, अब यहाँ पे फिर नई चट्टान आ गई और जो पुरानी बनी हुई थी वो आगे खिसक गई। इस तरह से ज्वालामुखी के अंदर मध्य महासागरीय कटक, कटक मतलब होती है पहाड़ी श्रृंखला का निर्माण हो गया लगातार, ठीक है। अब ज्वालामुखी, ये तो हमने ज्वालामुखी देख ली, ज्वालामुखी के प्रकार देख ली। अब ज्वालामुखी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ हम पढ़ेंगे। तो ज्वालामुखी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ अंतर्वेदी स्थलाकृतियाँ जो पृथ्वी के अंदर बनती हैं। ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा निकलता है उसके ठंडे होने से आग्नेय शैल बनती है, जो हमारी प्रथम प्रकार के शैल है। 3 प्रकार के शैलें होते हैं, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। जो सबसे पहले शैल है हमारी आग्नेय शैल, वह बनती कैसे है? पृथ्वी पर ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ और उस विस्फोट से क्या हुआ, उस विस्फोट से लावा निकला और वह लावा ठंडा हो गया और उससे आग्नेय शैलों का निर्माण हुआ। लावा का यह जमाव धरातल पर पहुंचकर होता है या धरातल पर पहुंचने से पहले ही भूपटल के नीचे परतों में हो जाता है और लावा के ठंडे होने के स्थान के आधार पर आग्नेय शैलों का वर्गीकरण किया जाता है। अगर भूपटल पे होता है तो धरातल बन जाता है, लेकिन अगर भूपटल के नीचे चट्टानों का निर्माण हो जाता है, मतलब जमाव हो जाता है इस लावा का, तो कई तरह की स्थलाकृतियाँ बनाता है। जैसे कि शैलों का वर्गीकरण भी किया गया है। ज्वालामुखी शैलों जब लावा धरातल पर पहुंचकर ठंडा होता है और पातालीय शैल जब लावा धरातल के नीचे ही ठंडा हो जाता है। तो जब ऊपर आके ठंडा होता है तो उसे ज्वालामुखी शैल कह देंगे, और पातालीय शैल मतलब प्लूटोनिक शैल कब कहेंगे? जब धरातल के नीचे ठंडा होता है। जब लावा भूपटल के भीतर ही ठंडा हो जाता है तो कई प्रकार की आकृतियाँ बनाता है, और ये आकृतियाँ ही अंतर्वेदी आकृतियाँ कहलाती हैं, मतलब इंट्रूसिव फॉर्म्स कहलाती हैं। मतलब जब लावा पृथ्वी के अंदर ठंडा होता है,
पातालीय जो लावा होता है वो पृथ्वी के अंदर ही ठंडा हो जाता है और कई तरह की स्थलाकृतियाँ बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इंट्रूसिव फोम्स। ठीक है। अब है बैथोलिथ्स। यदि मैग्मा का बड़ा पिंड भूपर्पट्टी में अधिक गहराई पर ठंडा हो जाए तो एक गुंबद के आकार में विकसित हो जाता है। और विकसित हो जाए तो इस प्रकार यदि मैग्मा का बड़ा पिंड भूपर्पट्टी में अधिक गहराई पर ठंडा हो जाए और एक गुंबद के आकार में विकसित हो जाता है, अनाच्छादन की प्रक्रियाओं द्वारा इसके ऊपरी पदार्थ हट जाने पर यह धरातल पर प्रकट होते हैं और विशाल क्षेत्र में यह फैले होते हैं। कभी कभी इनकी गहराई भी कई किलोमीटर तक होती है। ये ग्रेनाइट के बने पिंड होते हैं जिन्हें बैथोलिथ कहा जाता है, जो मैग्मा के भंडारों के जमे हुए भाग होते हैं। आपको बस इतना याद रखना है कि पृथ्वी के अंदर जब कभी लावा एक गुंबद के रूप में जमा हो जाए, बड़े गुंबद के रूप में जमा हो जाए, तो ये गुंबद नुमा आकृति बैथोलिथ कहलाती है। क्या कहलाती है? बैथोलिथ। मतलब हम बैठ गए, किस रूप में बैठ गए? गुंबद के रूप में बैठ गए, है ना। ये पृथ्वी के अंदर जमा हुई है, मान लो ये भूपटल है और यहाँ पृथ्वी के अंदर लावा गुंबद के रूप में जमा हो गया। और हमें पता कब चलेगा? जब ऊपर वाला भाग कट फट जाता है, अनाच्छादन हो जाता है, तो नीचे से हमें एक गुंबद नुमा आकृति निकलती है ना। तो ऊपर वाले भाग का अनाच्छादन हो जाने के पश्चात हमें यह दिखता है। इन मैग्मा भंडारों को बैथोलिथ कहा जाता है, जो मैग्मा भंडारों के ही जमे हुए भाग हैं। मतलब लावा जम गया पृथ्वी के नीचे, जब पृथ्वी के नीचे होता है तो लावा को हम मैग्मा कहते हैं, और जब गुंबद के आकार में जम जाता है तो उसे बैथोलिथ कहते हैं। फिर लैकोलिथ। ये भी गुंबद नुमा विशाल अंतर्वेदी चट्टानें हैं जिनका तल समतल और पाइप रूपी वाहक नली से जुड़ा हुआ होता है। इनकी आकृति धरातल पर पाए जाने वाले मिश्रित ज्वालामुखी के गुंबद से मिलती है। अंतर केवल इतना है कि लैकोलिथ गहराई में बनता है, गहराई में पाया जाता है। कर्नाटक के पठारी क्षेत्र में ग्रेनाइट चट्टानों की बनी ऐसी ही गुंबदनुमा पहाड़ियाँ हैं। इनमें से अधिकतर अब अपपत्रित हो चुकी हैं और धरातल पर देखी जा सकती है। ये लैकोलिथ और बैथोलिथ के अच्छे उदाहरण हैं। तो देखो, लैकोलिथ भी वही होता है जो बैथोलिथ होता है, मतलब वही मैग्मा के जमाव की गुंबदनुमा आकृति। लेकिन बस अंतर इतना है कि लैकोलिथ थोड़ा ऊंचा होता है, मतलब भूपटल के ज़्यादा पास में होता है बैथोलिथ। और लैकोलिथ जो होता है वो अधिक गहराई पे होता है, मतलब ज़्यादा नीचे होता है, और एक पाइप रूपा नली के द्वारा यह मैग्मा से जुड़ा हुआ होता है, मैग्मा के भंडार से जुड़ा हुआ होता है। कर्नाटक में हमें इस तरह के उदाहरण मिल जाएंगे। जो चट्टानें मतलब ऊपर से धरातल अब कट फट गया, तो ये गुंबदनुमा पहाड़ियाँ जो है पृथ्वी के अंदर वाली, वो कई सारी हमें धरातल पर देख सकते हैं। ठीक है, तो दो चीज़ें समझ में आ गई। बैथोलिथ, लैकोलिथ दोनों पृथ्वी के अंदर मैग्मा के गुंबदनुमा जमाव है। बैथोलिथ थोड़ा भूक्रस्ट के पास में होता है, जबकि लैकोलिथ ज़्यादा नीचे होता है। आई थिंक इन दोनों में तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी अब। ठीक है, अब है लैपोलिथ, फैकोलिथ, सिल। ऊपर उठते लावा का कुछ भाग क्षैतिज दिशा में पाए जाने वाले कमजोर धरातल में चला जाता है। यहाँ पे अलग अलग आकृतियों में जमा हो जाता है। यह तश्तरी के आकार में जब जम जाए तो यह क्या कहलाता है? लैपोलिथ कहलाता है। जब तश्तरी के आकार में, तश्तरी मतलब होती कटोरी को बोलते हैं अंग्रेज लोग, तश्तरी प्याले नुमा आकृति में जब लावा जम जाता है तो उसे हम बोलते हैं क्या? उसे हम बोलते हैं लैपोलिथ। वो तो था लैकोलिथ और ये है लैपोलिथ। लैपोलिथ मतलब तश्तरी नुमा आकार में जब लावे का जमाव हो जाता है तो उसे लैपोलिथ कहा जाता है। और कई बार अंतर्वेदी चट्टानों में मोड़दार अवस्था में अपनति और अभिनति के रूप में लावा का जमाव हो जाता है, या परतनुमा लहरदार चट्टानों जो एक निश्चित नली से मैग्मा के भंडारों से मतलब जुड़ी हुई होती हैं, जो क्रमशः बैथोलिथ में विकसित होते हैं, यह ही फैकोलिथ कहलाता है। फैकोलिथ क्या होता है? फैकोलिथ का मतलब आप यूँ समझो कि हमने किसी चीज़ को फेंक दिया, लावा को उठा के हमने फेंक दिया। जब हम फेंक देंगे तो यूँ 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 जमा हो जाएगा। ऊपर उठा हुआ भाग कहलाता है अपनति, नीचे दसा हुआ भाग कहलाता है अभिनति। ठीक है, तो जब लावा अपनति और अभिनति के रूप में जमा हो जाए तो उसे हम फैकोलिथ कहेंगे। तो याद रखो, फैकोलिथ में हमने क्या किया? फेंक दिया, चीज़ को फेंक दिया तो वह ऊपर नीचे जमा हो जाएगी ना, ऐसे ऐसे परतदार रूप में जमा हो जाएगी। तो फेंकने से फैकोलिथ बन जाएगा। ठीक है, तो हमने 4 पढ़ लिया। सबसे पहले तो हमने पढ़ा बैथोलिथ, फिर हमने पढ़ा लैकोलिथ। बैथोलिथ बड़ा गुंबद और धरातल के पास में, लैकोलिथ भी गुंबद लेकिन धरातल के ज़्यादा नीचे। और फिर हमने पढ़ा लैपोलिथ। लैपोलिथ मतलब तश्तरी, कटोरी जैसी आकृति। फैकोलिथ मतलब फेंक दिया हमने लावा को, तो फिर वो कैसा? ऊपर नीचे जमा हो गया। ठीक है, अब हमारा रह गया अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों में क्षैतिज तल के रूप में, चादर के रूप में ठंडा होना सिल और डाई कहलाता है। जमाव की मोटाई के आधार पर इन्हें बांटा जा सकता है। कम मोटाई वाले जमाव शीट और घने मोटाई वाले जमाव सिल कहलाते हैं। जब लावा यूं चट्टानों में बिल्कुल क्षैतिज रूप में जमा हो जाए तो उसे हम कहते हैं सिल या फिर शीट कहते हैं। जब लावा ज़्यादा मोटा जमे
मतलब कम मोटाई में जमे तो हम कहते हैं इसको शीट। और जब घना मोटाई वाला, मतलब मान लो इतना सा है तो इसे हम शीट कह देंगे, लेकिन जब इतनी चौड़ाई में जम जाए तो उसे हम कह देंगे सिल। मतलब ऐसे याद रखो, सिला तो ज़्यादा चौड़ी हो सकती है ना, भारी होती है, और शीट थोड़ी पतली होती है, ठीक है। तो इस तरह से याद रख लो। मतलब लावा का क्षैतिज रूप में जो जमाव होता है वह सिल या शीट कहलाता है। शीट ऐसे वो देख लो, बैठने की होती है तो थोड़ी पतली होती है, और सिल मतलब शिला होती है तो वो क्या होती है, थोड़ी मोटी होती है। लास्ट अपना रह गया डाइक। जब लावा का प्रवाह दरारों में धरातल में लगभग समकोण में होता है, और अगर इसी स्थिति में लावा ठंडा हो जाए तो दीवार के भांति एक संरचना बनाता है, और यही संरचना क्या कहलाती है, डाइक कहलाती है। पश्चिमी महाराष्ट्र क्षेत्र के अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों में यह आकृति बहुतायत में पाई जाती है, और ज्वालामुखी उद्गार में बने दक्कन ट्रैप के विकास में डाइक उद्गार की वाहक समझी जाती है। जब मान लो यहाँ अपना धरातल और नीचे से नली के रूप में लावा आ रहा है, लेकिन उस मतलब उस ज्वालामुखी में इतना ज़्यादा शक्ति नहीं है कि वो तोड़कर बाहर आ पाए, मतलब ज्वालामुखी बन पाए, तो यहाँ की यहाँ ही लावा जमा हो गया, समकोण की आकृति में लावा जमा हो गया, तो इस आकृति को हम कहते हैं डाइक। क्या कहते हैं, डाइक। सिल होती है क्षैतिज रूप में जमा, है ना, और डाइक होता है लंबवत रूप में लावा का जमाव। तो आई थिंक दोस्तों आपको सारी चीज़ें अब समझ में आ गई होंगी, बस इतनी सी थी। थोड़ा सा आपको एक बार नाम इनके अजीब लगेंगे कि यार ये कन्फ्यूज़न हो रहा है, लेकिन 2-3 बार चैप्टर को रिवाइज करोगे जिस तरह से मैंने समझाया है वैसे समझोगे तो इतना कोई हार्ड भी नहीं लगेगा। तो सबसे पहले बैथोलिथ बड़ा गुंबद धरातल के थोड़ा पास में, लेकोलिथ बड़ा गुंबद लेकिन धरातल के थोड़ा नीचे, लेपोलिथ तश्तरी जैसी आकृति, ठीक है। फैकोलिथ फेंक दिया तो अपनति अभिनति रूप की आकृति, सिल क्षैतिज जमाव, डाइक लंबा जमाव। बस इतनी सी है, बहुत इजी तरीके से समझाया। बाकी बड़े हो जाओगे तब तक नहीं ये चीज़ें समझ में आएंगी। बहुत सारे लोग अभी भी ज्योग्राफी है बट इनमें कंफ्यूज होते हैं कि यार ये क्या नाम है, अभी तक नहीं समझ आ रहे। अब रट लिए तो हमेशा रटे रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर अभी भी इस चैप्टर में कोई कन्फ्यूज़न हो तो नीचे बताइएगा। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट प्रयास किया है, धीरे धीरे समझाया कि आपको पूरी चीज़ें समझ में आ जाए। लेकिन फिर भी कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। आपके सुझाव सर आँखों पर। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।